आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे, लेकिन मैं ये कंटिन्यूअसली नहीं देखने वाला। confessout.com/रवि टाउरी, ठीक है। चलिए, अगर सब बराबर आपको दिख रहा है तो ये लिंक पे ऑल गुड ऐसा लिख करके भेज दीजिए। सर ऑल गुड, ऑल फाइन। आवाज बराबर है आपको? आवाज बराबर है। उसके बाद ठीक है, वीडियो भी बराबर है। इसके लिख के भेज दीजिए फटाफट फटाफट। फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। विल स्टार्ट द सेशन। आप अगर लॉगिन करके अगर आप लॉगिन करके अ, भेजेंगे मैसेज तो ठीक, नहीं लॉगिन करके भेजेंगे तो भी ठीक। लॉगिन करोगे तो मेरा रिप्लाई आप तक पहुंचेगा, ठीक है। लॉगिन नहीं करोगे तो सिर्फ आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी। ओके, बताइए फटाफट। एवरीथिंग इज फाइन। ये लिंक पे जाइए confessout.com/रवि टाउरी, और मुझसे आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू। ब्लैंक मैसेज भेज रहे हैं जैसे मिस कॉल होता है जैसे मिस कॉल होता है वैसे आप ब्लैंक मैसेज भेज रहे हैं, करेक्ट। ओके, चलिए सब बराबर चल रहा है। ओके गुड। कोई भी प्रॉब्लम आता है, सब बराबर चल रहा है, गुड गुड गुड। कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो इस लिंक पे मुझे बताइए। सो गाइज, बी एंजॉय दिस सेशन, ठीक है। बी एनर्जेटिक, बी कॉन्फिडेंट, और फटाफट हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। टाइम कम है, क्योंकि हम लोग टाइम कम है, हम लोगों ने टारगेट बड़ा रखा है। ओके, चलिए। सबसे पहले हम लोगों ने, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं इस चीज को जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को ध्यान में रख के हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर ऑडिट प्रोसेस, कि स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट कैसे होना चाहिए। सभी स्टैंडर्ड्स को अगर मिला दे और वो एकदम सिंप्लीफाइड तरीके समझे कि स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट कैसे होना चाहिए, तो हमको एक कोर ऑडिट प्रोसेस मिलता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, और ये अगर समझ लिया तो समझो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, वो समझने के लिए आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा। तो फटाफट ओवरव्यू है, लेट्स सी, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आप आपके कैबिन में बैठे हुए हो, आपके कैबिन के बाहर पे रिसेप्शन है, ठीक है। आप इमेजिन कर रहे हैं, क्लाइंट आता है और ऑडिट ऑफर करता है। क्लाइंट आता है और ऑडिट ऑफर करता है कि मुझे ऑडिट करवाना है। तो रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा है वो पूछता है, सर आपको ऑडिट करवाना है, ठीक है। क्या आप प्री कंडीशंस फुलफिल करते हो क्या? डू यू फुलफिल प्री कंडीशन? कुछ बेसिक कंडीशंस है वो फुलफिल करते हो क्या? पूछता है कौन सी? बोले नंबर 1, ठीक है। क्या आप अग्रीमेंट में लिख कर दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ही बनाओगे? क्या आप ये लिख के देने को तैयार हो सर? हाँ हाँ, मेरी पूरी अकाउंट्स टीम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैं ही बनाऊंगा, ठीक है सर। और दूसरा, जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करते हो, बेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करते हो, बेस यूज करते हो, बेसिक प्रिंसिपल्स यूज करते हो अकाउंटिंग करने के लिए, वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। हाँ, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करता हूँ, शेड्यूल 3 यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो एक्सेप्टेबल है। थैंक यू सर, 2 बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाने के लिए तैयार है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये दो बेसिक कंडीशंस थी, आप अंदर जा सकते हैं। अब जब बंदा निकल के अंदर जाता रहता है तो उसको फिर से पूछते अरे रुक जा, बस दरवाजा खोलता है वो, सर कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं डालोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डालोगे? ठीक है, ऑडिट कर अभी बता दीजिए, ऑडिट करते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं डालोगे? ठीक है, उसको बोलते हैं टेक्निकली लिमिटेशंस ऑन स्कोप। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस, मतलब सर लिमिटेशंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस, कोई लिमिटेशंस नहीं डालोगे, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डालोगे। स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज। सर आप कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं डालोगे, आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालोगे काम करने के लिए? बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं डालूंगा। ठीक है सर, अंदर जाइए। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है हमारे सामने क्लाइंट बैठा है, आइए सर प्लीज बैठिए, मेरे को रिसेप्शन से फोन आया था कि आपने ऑडिट ऑफर किया है, आप प्री कंडीशन फुलफिल कर रहे हो और आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालने वाले हो, ऐसा बताया गया, प्लीज बैठिए। ठीक है, अभी तो रिस्ट्रिक्शन नहीं डालने की आप बात कर रहे हो, प्लीज बैठ जाइए। देखिए सर, ऑडिट कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है आपको, ठीक है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। आप बहुत सारी जानकारी देंगे, हम बहुत सारा एग्जामिनेशन करेंगे, तभी ऑडिट सक्सेसफुल होता है। मतलब आपको भी कुछ काम करना पड़ता है और मुझे भी कुछ काम करना पड़ता है, दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ता है। इसलिए ये असाइनमेंट मैं सोच समझ के लेना चाहता हूं। कुछ बेसिक चीजें असाइनमेंट लेने से पहले मैं करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। बैठिए साहब, मैं प्रिलिमिनरी इनिशियल एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करना चाहता हूं। ठीक है, वो बोलता है बिल्कुल करिए साहब। नंबर 1, ये लीजिए 10 पेज का फॉर्म, ये 10 पेज का फॉर्म लीजिए। आपके इसके बारे में आपकी जो हिस्ट्री है, आपका फाइनेंस है, आपका प्रोडक्शन है, आपके कॉम्पिटिटर है, आपकी इंडस्ट्री है, ये पूरी जानकारी, आपकी पूरी जानकारी इसमें दे दीजिए। वो दे दीजिए मुझे, मैं पढ़ूंगा, मेरी टीम पढ़ेगी, हम गूगल सर्च करेंगे, मार्केट में बात करेंगे, हम सोचेंगे सर, हम सोचेंगे इसके बारे में कि आप भरोसेमंद व्यक्ति है कि नहीं, और मेरे पास में आपका ऑडिट करने के लिए कॉम्पिटेंस है कि नहीं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें सोचेंगे। आपके अंदर इंटीग्रिटी है कि नहीं और मेरे अंदर काबिलियत है कि नहीं। अगर दोनों निकला सही तो मैं आपका असाइनमेंट ले लूंगा। ठीक है, लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। फिर मैं सोचूंगा मैं एथिकल रह पाऊंगा क्या, एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा क्या, ये भी मैं सोचूंगा। और क्या उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे क्या। मुझे पता चला कि आपके, ठीक है, आपका एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों बेटा बेटी मेरी फर्म में आर्टिकल है, ऐसा मुझे पता चला। ठीक है, अगर वही टीम में रहेंगे तो वो, ठीक है, अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं उन दोनों को आपके ऑडिट असाइनमेंट पे नहीं भेजूंगा, मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप आपको एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया। सर अब हम लोग एंगेजमेंट लेटर साइन कर लेते हैं। नाउ विल साइन एंगेजमेंट लेटर। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, दैट्स वेरी सिंपल, इनिशियल फेज ऑफ द ऑडिट। इनिशियल फेज को बोलते हैं जब तक हम एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं। फटाफट क्या था, आपको फटाफट मेरे साथ साथ में जब जब मैं छोटे छोटे आपको मनी मन बोलता रहना पड़ेगा। पहले बंदा आया, क्या ऑफर किया उसने, ऑडिट ऑफर किया, करेक्ट। फिर हमने उसको क्या पूछा, प्री कंडीशन फुलफिल करोगे क्या, वो बोला प्री कंडीशन फुलफिल करूंगा। अंदर जा रहा था वो, अंदर जा रहा था तो उसको हम लोगों ने बोला क्या लिमिटेशन ऑन स्कोप डालोगे क्या, बोले नहीं डाल रहा हूं अभी, ठीक है। फिर उसको बिठाया, क्या परफॉर्म किया, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। पहले सोचा है लेना कि नहीं लेना, फिर सोचा एथिकल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या साइन किया, एंगेजमेंट लेटर। इनिशियल फेज खत्म हो गया। ठीक है सर, मैं आपको ऑडिट कर रहा हूं, अब आप जा सकते हैं। अब हम लोगों ने अगला फेज शुरू किया। ठीक है, प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले स्ट्रेटेजी, ब्रॉड गाइडलाइंस, ब्रॉड गाइडलाइंस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके स्टडी मटेरियल ऐप में जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है, ऐप में जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है उसमें अगर आप जाओगे, ठीक है, उसमें अगर आप जाओगे और वहां पे आपको इंटर इंटर आईपीसी का फोल्डर मिले, नोट्स बाय रवि सर मिलेगा, उसमें आपको इंटर आईपीसी मिलेगा, फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको परम, ठीक है, परम बैच के नोट्स अलग से मिलेंगे। आई होप आपको मिल गए। और आप चिंता मत करिए,
ये जो पीडीएफ मैं बता रहा हूं ये भी मैं आपको दूंगा, जो क्लास की पीडीएफ है जिसपे मैं मार्किंग कर रहा हूं ये भी मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास में फिजिकल कॉपी नहीं है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, ये भी आपको मिलने वाला है। आप सिर्फ बैठ करके समझते जाइए चीजों को, मेरे साथ साथ में रिपीट करते जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता ही है तो एक रफ बुक पे स्क्रिबल करते हैं, हाँ ऐसा होता है, ये इनिशियल फेज होता है, ये होता है, वो होता है, स्क्रिबलिंग करते जाइए, अलर्ट रहिए थोड़ा सा। आप स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जाइए, अब मैं प्लानिंग करूंगा। प्लानिंग में सबसे पहले स्ट्रेटेजी, ब्रॉड गाइडलाइंस, ब्रॉड डिसीजंस, की डिसीजंस कि हम ऑडिट कैसे करने वाले हैं, उसको हम लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं साहब, ठीक है। हम लोग क्वार्टरली ऑडिट करने वाले हैं, मंथली करने वाले हैं कि क्वार्टरली करने की साल खत्म होने के बाद करने वाले हैं, ठीक है। छोटी टीम लेके जाएंगे, ज्यादा समय लगाएंगे, बड़ी टीम लेके जाएंगे, कम समय लगाएंगे, दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी। ब्रॉड गाइडलाइंस, ऑडिट कैसे करने वाले। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कि ऑडिट हम लोग कैसे करेंगे, हर एरिया का, हर एरिया में जाके हम लोग कैसे चेकिंग करेंगे, दैट इज ऑडिट प्लान, ठीक है। और इन दोनों को समय समय पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे नई जानकारी मिलती जाए, ठीक है, वैसे वैसे अपडेट करते हैं। पता चला कि कोई एरिया ज्यादा रिस्की है, ठीक है, तो उस पर हम लोग ऑडिट प्रोसेस बढ़ा देते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान को अपडेट करते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, प्लान बनने के बाद, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग ऑडिट कर पाएंगे, हम लोग ऑडिट कर पाएंगे किसी भी एंटिटी का, किसी भी एंटिटी का हम लोग ऑडिट कर पाएंगे, विल बी एबल टू डू ऑडिट। कब हम लोग ऑडिट कर पाएंगे, व्हेन विल बी एबल टू डू ऑडिट, ठीक है। हम लोग ऑडिट कर पाएंगे अगर हम उस एंटिटी को अच्छे समझते हो, उसके बिजनेस को अच्छे समझते हो, ठीक है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम, बिजनेस को अच्छे समझते हो, अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे समझते हो, उसके रिकॉर्ड्स को अच्छे समझते हो, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को अच्छे समझते हो। इसीलिए इसीलिए सबसे पहले वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम ये पता लगा सके कहां पे गलती हो सके। वी गो फॉर रिस्क बेस्ड ऑडिट, हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट के लिए जाते हैं। जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है वहां पे मेहनत ज्यादा करते हैं, जहां पे गलती होने के चांसेस कम है वहां पे मेहनत कम करते। इससे हम लोग कैसे बनेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, कम समय में बहुत अच्छा हम लोग ऑडिट करेंगे। इससे क्या होगा साहब, एफिशिएंट और इफेक्टिव हम लोग बन जाएंगे। पूरे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बने इसके लिए कि हमको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले जाके हम लोग वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, ये पता करने के लिए कहां पे गलती हो सकती है। और ये जो टेक्निक, ठीक है, इसी को बोलते हैं टेक्निकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कंपनी में जाना, कंपनी को पूरा समझना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि ये पता लगा सके कहां गलती हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो अगली बार ये टेक्निकल वर्ड आए तो बिल्कुल मत घबराना। इट सिंपली मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर रिस्क, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब ऐसे 315 के अंदर समझा है, स्टैंडर्ड्स के नंबर्स की चिंता मत करिए, सब याद कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर, ठीक है, आपको अब ऐसे 315 में समझाया है हाउ टू कलेक्ट, ऐसे 315 में समझाया है कैसे जानकारी इकट्ठा करना, हाउ टू कलेक्ट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। देखिए बहुत आसान, किसी भी एंटिटी में जाना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऐसे 315 में समझाया है कि कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना, कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कंपनी की ओवरऑल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना और क्या, कौन सी इकट्ठा करना, यह समझा है जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में 315। लेकिन फिर अलग अलग स्टैंडर्ड्स में वापस आ जाता ही है रिस्क असेसमेंट। क्यों आ जाता है, जैसे ऐसे 550 है रिलेटेड पार्टी, इसमें वापस आ जाता है। ऐसे 550 में वो समझाता है, ऐसे 550 में समझाता है
कि रिलेटेड पार्टी की कौन सी इंफॉर्मेशन लेना। अच्छा, ऐसे 570 में समझाता है गोइंग कंसर्न की कौन सी इंफॉर्मेशन लेना। ओके, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में वापस आ जाता है क्योंकि बताता है उस पर्टिकुलर एरिया की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। समझा समझा समझा। 315 के अंदर 315 के अंदर आता ही है कि जनरल इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना। बाकी एसएस में फिर से आता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करना। ठीक है ठीक है, डन डन डन। जब चीजों को समझेंगे, जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तभी तो समझेंगे कि बिजनेस क्या है, कौन सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कहां पे लोग खराब है, कहां पे रिस्क है, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड आउट रिस्क। इसीलिए प्लानिंग करने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब पूरी जानकारी हम लोगों ने ले ली, ठीक है, पूरी जानकारी हम लोगों ने ले ली। अब जानकारी ले ली हम लोगों ने, और कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप लोग आपका वीडियो फिर से थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए और वो सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लाइव में थोड़ा आगे जाते जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके, ठीक है, वापस आप आ सकते हो। जानकारी आपने इकट्ठा कर ली, जानकारी आपने इकट्ठा कर ली, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। समझने के बाद फिर यहां पे स्टेप नंबर 2 है, उसमें पहला है आइडेंटिफाइंग। सोचो, आइडेंटिफाई करना मतलब क्या गलत हो सकता है, असेस करो, मतलब देखो ये छोटी रिस्क है, ये छोटी रिस्क है कि ये बड़ी रिस्क है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद हम मैदान में उतरे, हमने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है, पूरी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा शुरू किया। हमने देखा, हमने जानकारी इकट्ठा की तो उसमें हमको पहले पता चला, जानकारी क्या पता चली, अरे साहब इंडस्ट्री में भयंकर स्लोडाउन है, इंडस्ट्री में भयंकर स्लोडाउन है, बहुत ज्यादा स्लोडाउन है इंडस्ट्री के अंदर, मंदी छाई हुई है, पूरी मंदी, ये हमको जानकारी मिली। अच्छा, दूसरा हमको पता चला कि इन्होंने अगस्त के महीने में सॉफ्टवेयर बदला है, पूरा नया सॉफ्टवेयर लेके आया, एकदम ही अलग सॉफ्टवेयर लेके आए ये लोग, कोई जापानीज सॉफ्टवेयर लेके आया, एकदम बहुत ही अलग। ये दो जानकारी हमको मिली, ठीक है। जब हम लोग बिजनेस, जब कंपनी को समझ रहे थे, उसके बिजनेस, उसके बाकी सिस्टम सबको समझ रहे थे, समझते थे, हमको दो जानकारी मिली। फिर हमने सोचा, ठीक है, दो बहुत ही अजीब सी जानकारी हमको मिली। फिर मैं सोचा नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग। इंडस्ट्री मंदी में है, अरे डेटर पैसे डुबाएंगे, डेटर पैसे डुबाएंगे, डेटर पैसे डुबाएंगे, डेटर में रिस्क है, ठीक है। और बात सोचा, अरे इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, इन्वेंट्री में रिस्क है, डेटर में रिस्क है, इन्वेंट्री में रिस्क है, ठीक है। फिर सोचा, वो सॉफ्टवेयर चेंज किया था, अरे अगस्त की महीने की अकाउंटिंग गलत हो सकती है, लोगों को नहीं समझ रहा है, नया जापानीज सॉफ्टवेयर, उसमें गड़बड़ हो सकती है। सोचो क्या गलत हो सकता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिस्क, असेसिंग रिस्क। 500 करोड़ के डेटर्स है, 500 करोड़ के डेटर्स है। पिछले साल, पिछले बार जब मंदी आई थी, आज से 15 साल पहले ऐसी मंदी आई थी बोले, तब आधे डेटर्स ने पैसे डुबा दिए थे, तो 500 करोड़ का आधा, 250 करोड़, 250 करोड़ के डेटर्स पैसे डुबा सकते हैं, 250 करोड़ के डेटर्स पैसे डुबा सकते हैं, 250 करोड़ की रिस्क डेटर में। इन्वेंट्री कितनी करोड़ की है, 10 करोड़ की इन्वेंट्री है, स्क्रैप में कम से कम 6 करोड़ में बिकेगी, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो 4 करोड़ का। असेसिंग रिस्क, डेटर की रिस्क बड़ी है, 250 करोड़ का नुकसान हो सकता है, इन्वेंट्री की रिस्क छोटी है, ठीक है, सिर्फ 4 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब यहां पे और एक चीज सोचनी पड़ती है असेसिंग रिस्क में, इज इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और इज इट अ असर्शन लेवल रिस्क। सर क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले
हमको समझना पड़ेगा कि ये असर्शन वर्ड क्या है। ये असर्शन वर्ड बार बार आ जाता है, बहुत बार आता है। असर्शन होता क्या है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल। देखो पहले हमको सही मतलब समझना जरूरी है। टेक्निकल चीज तो अपने आप, ठीक है, टेक्निकल चीज तो अपने आप आ जाएगी, पहले सही मतलब तो समझे। असर्शन मतलब बोलना, बताना। जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी हुई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी हुई है उसको बोलते हैं असर्शंस। क्योंकि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट असर्शंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हम लोग बोलते हैं असर्शंस, दैट इज असर्शंस, करेक्ट। और क्योंकि मैनेजमेंट बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट असर्शन। अब इसमें भी जो इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखी है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि फिक्स एसेट को हम लोग एसएलएम मेथड लगाते हैं, जितनी बातें साफ साफ लिखी हुई है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शन। वंस अगेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज असर्शंस। मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन दे रही है, मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन बता रही है, उसको मैनेजमेंट असर्शन। जितनी भी जानकारी दी है उसको हम लोग बोलते हैं असर्शंस। जो भी इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखी हुई है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शंस। ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती, सब लोग समझते हैं एक्सप्लिसिट असर्शन। जो इंफॉर्मेशन दी नहीं है, जो इंफॉर्मेशन दी नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, अज्यूम्ड है, लोग मान लेते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट असर्शन। दैट इज इम्प्लिसिट असर्शन, जो लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात मैंने बोली। जितनी बातें दी है वो क्या है? असर्शन। जो बातें साफ साफ लिखा है वो क्या है? एक्सप्लिसिट असर्शन। जो बातें लिखी नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, हम अज्यूम कर लेते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट असर्शन। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग ने बोला है हम इम्प्लिसिट असर्शन आप सभी लोगों को बता देंगे ताकि किसके मन में कंफ्यूजन ना हो और लोग अलग अलग बातें अज्यूम ना कर ले। तो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग ने बोला ठीक है, इम्प्लिसिट असर्शंस आपको बताएंगे। अब एकदम सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने तरह का डेटा होता है? 3 तरह का डेटा होता है। एक होते हैं ट्रांजैक्शंस, मतलब इनकम्स, एक्सपेंसेस या कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज। दूसरा होता है बैलेंसेस, जो आखिरी में बच जाते हैं, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी। और तीसरा होता है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स पूरी देता है, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल तरह होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह का डेटा होता है, टी बी डी, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। 3 तरह का डेटा है, 3 तरह का डेटा है। तो इन 3 तरह के डेटा को लोग देखकर चीजें अज्यूम करते हैं, 3 तरह की, ठीक है, बातें अज्यूम करते हैं। ये एक्स्ट्रा नोट्स पे ही है हम लोग। आप पेज नंबर 1.4 पे आइए, हम लोग एक्स्ट्रा नोट्स पे ही है। आप पेज नंबर 1.4 पे आइए, 1.4 पे आएंगे तो वहां पे असर्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। दीज आर इम्प्लिसिट असर्शंस। ये इम्प्लिसिट असर्शंस है। देखिए बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। लैंड एंड बिल्डिंग 100 करोड़ लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है साहब? इट इज 100 करोड़। 100 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। लोग देखते ही ये मान लेते होंगे, अज्यूम लिखा है मतलब रियलिटी में होता होगा, रियलिटी में होता होगा एग्जिस्टेंस। लोग मान लेते एग्जिस्टेंस रियल होगा। लिखा है बैलेंस शीट में मतलब रियलिटी में लैंड बिल्डिंग, हर जगह बिल्डिंग्स, हर जगह प्लॉट्स होते होंगे, दैट इज असर्शन, ठीक है, एग्जिस्टेंस। फिर ये लोग ये भी मान लेते हैं इतना ही है,
इतना ही है, कोई भी लैंड, कोई भी प्लॉट, कोई भी बिल्डिंग, कुछ भी छूटा नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट आउट। ठीक है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है इसका, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, और हमारे ही बैलेंस शीट में लिखा है, मतलब हम ही इसके मालिक होंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखा है, मतलब रियलिटी में रहता होगा, लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। एग्जिस्टेंस लिखा है मतलब होगा, एग्जिस्टेंस, ठीक है, दैट इज अ असर्शन, कुछ भी छूटा नहीं है। कंप्लीटनेस, अमाउंट सही होगा इसका, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, और एक स्पेशल आखिरी में, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, एक स्पेशल, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये सब चीजें लोग अज्यूम करते हैं, दिस इज इम्प्लिसिट असर्शन। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन, सेल से 1000 करोड़ के, देख के लोग बोलते होंगे अरे ये सही सही में सेल हुआ होगा, ये रियल है। ऊपर रियल के लिए क्या था, एग्जिस्टेंस, यहां पे क्या है, ऑकरेंस। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, ऊपर क्या था, कंप्लीटनेस, नीचे भी क्या है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, ऊपर क्या था, वैल्यूएशन, नीचे क्या है, एक्यूरेसी, ऊपर एक स्पेशल था, हमारे बैलेंस शीट मतलब हम इसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एसेट्स के लिए राइट्स, लायबिलिटी के लिए ऑब्लिगेशन। यहां पे क्या है, दो स्पेशल, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। क्लासिफिकेशन मतलब ट्रांजैक्शन, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू सही किया है, रेवेन्यू में डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट सही है, क्लासिफिकेशन से। कट ऑफ मतलब क्या, कट ऑफ मतलब इस साल के ट्रांजैक्शन, इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल नहीं गए, और अगले साल के ट्रांजैक्शन इस साल नहीं आए, दैट इज कट ऑफ। करेक्ट, ये स्पेशल है। देखो पहले 3 मैच होते, रियलिटी के लिए ऊपर एग्जिस्टेंस था, नीचे ऑकरेंस है, दोनों जगह कंप्लीटनेस है। ऊपर अमाउंट के लिए वैल्यूएशन था, नीचे एक्यूरेसी है। ऊपर एक स्पेशल था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नीचे दो स्पेशल है, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। और दोनों को अगर आप मिला दोगे, दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको असर्शन मिलते, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के। जित नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है, लीज रेंट ऑफ 20 करोड़ लिखा हुआ है, लीज रेंट ऑफ 20 करोड़। ठीक है, इन नेक्स्ट 5 इयर्स। AS 19 बोलता है लीज पेमेंट के डिटेल्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देने पड़ते हैं। लिखा है मतलब रियल होगा, इट बिलोंग्स टू कंपनी। यहां पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ये कंपनी को बिलोंग करता है, कंपनी का है, किसी और का नहीं है। ठीक है, असली है, ऑकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कुछ भी छूटा नहीं है, यहां पर भी कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, यहां पर भी सेम चीज है। पहले 3 तो सब जगह सेम है जी। स्पेशल क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, तो ये प्रॉपर क्लासिफाइड है नोट्स टू अकाउंट्स, सही हेडिंग में सही बात लिखी है, और लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। दीज आर असर्शंस। ठीक है, ये असर्शंस है साहब। जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है वो असर्शन है, जो साफ साफ लिखा है वो एक्सप्लिसिट असर्शन है, जो लिखा है, ठीक है, दैट इज एक्सप्लिसिट। जो लिखा नहीं है लेकिन लोग अज्यूम करते हैं, इम्प्लिसिट असर्शन। हमको हमारी रिस्क को 2 लेवल में असेस करना पड़ता है। इज इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, इज इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेस करना पड़ता है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, क्या वो असर्शन लेवल है। क्यों सर, अब देखिए सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल याद है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी, एक तो मंदी मिली थी हमको, एक तो मार्केट में स्लो डाउन नहीं मिला था, दूसरा हमको मिला था सॉफ्टवेयर चेंज किया। ठीक है, मार्केट में मंदी है, उससे हमको पता चला डेटर और इन्वेंट्री में गड़बड़ होगी, डेटर में बड़ी रिस्क, इन्वेंट्री में छोटी रिस्क। ठीक है, अगस्त के महीने में ट्रांजैक्शन गलत होंगे, भी बड़ी रिस्क है। फिर और असेस करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है कि असर्शन लेवल है। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अगर रिस्क ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे है, सिचुएशन ऐसे है कि गलती कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी गलती हो सकती है, एनीवेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, हमको नहीं पता एग्जैक्टली कहां पे। ठीक है, अगस्त के महीने में सॉफ्टवेयर चेंज किया है,
ठीक है, नए सॉफ्टवेयर में लोग अभी अकाउंटिंग करना जानते नहीं है, उनके हाथ से कहीं पर भी गलती हो सकती है, एनीवेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, मैनेजमेंट की नीयत खराब है, कहीं पर भी गड़बड़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। सॉफ्टवेयर खराब है, बहुत ही बेकार सॉफ्टवेयर है, वर्जन ही बेकार है, कहीं पर भी गलती हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। ठीक है, अगर सरकमस्टांसेस ऐसे है, अगर सरकमस्टांसेस ऐसे है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी गड़बड़, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, एनीवेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, क्योंकि मैनेजमेंट ही बेकार है उसकी वजह से, या फिर इनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेकार है उसकी वजह से, या फिर इनका अकाउंटेंट को अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं आती उसकी वजह से, कोई भी ऐसे सरकमस्टांसेस जिसको देखकर ऐसा लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी गलती हो सकती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। और जब मुझे पता है एग्जैक्टली इस फाइनेंशियल आइटम के इस पर्टिकुलर पॉइंट में गलती हो सकती है, उसको बोलते हैं असर्शन लेवल रिस्क। मुझे पता है, ठीक है, डेटर के वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है, दैट इज असर्शन लेवल रिस्क। इन्वेंट्री के वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है, दैट इज असर्शन लेवल रिस्क। एग्जैक्टली कहां पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, मुझे पता है कि ये 3 तरह का फाइनेंशियल डेटा है, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्प्ले, उसके कहां पे गड़बड़ हो सकती है। क्यों हम लोग ऐसा बांटते हैं? क्योंकि दोनों रिस्क को टैकल करने का तरीका अलग है। पूरे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग इसीलिए बने ताकि हम एफिशिएंट इफेक्टिव बन सके, कम समय में ज्यादा मेहनत कर सके। ठीक है, नाउ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है, टीम को स्ट्रांग बनाते हैं। हमको नहीं पता एग्जैक्टली कहां गलती हो सकती, तो क्या करेंगे, टीम में ज्यादा लोग रखो, उसमें ज्यादा सीनियर रखो, एक्सपर्ट्स इंक्लूड करो, सबको सबको बोलो अलर्ट रहेंगे, टीम को स्ट्रांग करो। अगर असर्शन लेवल रिस्क है, इफ देयर इज असर्शन लेवल रिस्क, मुझे पता है कौन से फाइनेंशियल आइटम में, कौन से फाइनेंशियल आइटम में कहां पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, दैट इज अ असर्शन लेवल रिस्क। अगर असर्शन लेवल रिस्क है, एग्जैक्टली मुझे पता है इस फाइनेंशियल आइटम के ये पॉइंट में गलती हो सकती है, तो हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्यों इधर उधर टाइम पास करूं, सीधा मुद्दे पे आता हूं ना, जहां पे गड़बड़ है वहीं पे चेकिंग करूंगा और पता लगाऊंगा कि गलती हुई है कि नहीं हुई है। गलती पकड़ने के लिए ही तो आया हूं, जाके पता करता हूं वहां पे गलती है कि नहीं। ठीक है, इस फेज को बोलते प्लानिंग फेज। दूसरा फेज खत्म हुआ, इसको प्लानिंग फेज बोलते हैं, इसको रिस्क असेसमेंट फेज बोलते हैं। मतलब इसमें प्लानिंग की जाती है, जानकारी इकट्ठा किया जाती है, सोचा जाता है कहां पे गड़बड़ हो सकती है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, इनिशियल फेज खत्म हुई, तय हो गया कि आप ऑडिट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी की वजह से प्लान बनाया, समय समय पर उसको बदलते रहेंगे, मैदान में उतरे, जानकारी इकट्ठा की, उसको क्या बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर सोचा क्या गड़बड़ हो सकती है, दैट इज आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड असेसिंग रिस्क। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, असेस कर तक देखा, इज इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और इज इट अ असर्शन लेवल रिस्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो क्या ओवरऑल रिस्पॉन्स, असर्शन लेवल रिस्क है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। देखो आपकी कंपनी है, सभी गलतियां रोकना आपका काम था, आपने क्या सिस्टम्स बनाए, गलतियों को रोकने के लिए आपने क्या सिस्टम्स बनाए, वो हम देखना चाहते हैं, वो हम चेक करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जो कंपनी के अंदर सिस्टम्स बनाई हुई है ताकि काम सिस्टमैटिकली चले, ट्रांजैक्शंस बराबर चले, बराबर सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शन चलते रहे, बिना किसी गलती के, बिना किसी फ्रॉड के, एरर या फ्रॉड के, उसके लिए जो आपने सिस्टम बना के रखा है उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हम लोग बोलते हैं। हम देखना चाहते हैं आपका सिस्टम कितना अच्छा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे हमको पता चला कि आपके डेटर में प्रॉब्लम है, डेटर में प्रॉब्लम है, डेटर के वैल्यूएशन में, बताइए डेटर के लिए आपका क्या सिस्टम है। बोले सर ऐसे किसी को हम लोग डेटर नहीं बनाते, सबसे पहले जो भी कोई कस्टमर आता है बोलता है उधारी पे माल चाहिए, पहले उसका क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं। वाह, क्रेडिट रेटिंग करवाते हो, बहुत ही बढ़िया, और बता। क्रेडिट रेटिंग होने के बाद में सीएफओ तय करता है क्रेडिट लिमिट कितनी होगी, सीएफओ तय करता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, और बता। सिस्टम में फीड करते हैं, कोई भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, वो कभी लिमिट क्रॉस ही नहीं होती। अरे यार, तेरा सिस्टम सुनकर तो दिल खुश हो गया, आंखें भर आई मेरी, क्या सिस्टम है, बहुत बढ़िया। क्रेडिट रेटिंग करवाना, क्रेडिट लिमिट तय करना, सॉफ्टवेयर में फीड करना, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूं।
मैं देखना चाहता हूं कि तू जो बोल रहा है इज इट रियली, क्या सही में इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। चल कुछ नए कस्टमर्स, अरे नए कस्टमर्स दिखे, क्रेडिट रेटिंग दिख रही है, अरे क्रेडिट रेटिंग करवाई तूने, सीएफओ का ईमेल दिख रहा है, उसने क्रेडिट लिमिट तय की है बराबर, और सिस्टम में मैंने खुद एंट्री पास करके देखी, मोर देन द क्रेडिट लिमिट, सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, दिल खुश हो गया, सिस्टम इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब मैं सिस्टम को चेक करता हूं सिस्टम बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। लेकिन मुझे कंट्रोल्स पे रिपोर्ट थोड़ी देनी है, मुझे कंट्रोल्स पे रिपोर्ट नहीं देनी है। कंट्रोल इज अ इंटरमीडिएरी स्टेप, बीच में की स्टेप है, मुझे रिपोर्ट तो देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इसीलिए फिर मैं अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का डेटा जो होता है, ट्रांजैक्शन बैलेंसेस डिस्क्लोजर्स और उसके असर्शंस, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का डेटा ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर को चेक करता हूं, उसके असर्शंस को चेक करता हूं, उसको बोलते हैं उसको चेक करता हूं कि वो बराबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कंफर्म करना, सब्सटैंशिएट करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। उसको क्या बोलते हैं साहब? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हम लोग बोलते हैं। सब्सटैंशिएट करना कि फाइनेंशियल डेटा बराबर है कि नहीं। सब्सटैंशिएट करने के दो तरीके हैं। पहला, एयर कंडीशन चेंबर में बैठो, एयर कंडीशन चेंबर में बैठो और रेशियोज, ग्राफ, परसेंटेज निकालो, पिछले साल से कंपेयर करो, मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरे कंपनी से देखो, मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब डेटा सही है। डेटा निकाल निकाल के कंपेयर करो पिछले सालों से, दूसरे लोगों से, एंड सो ऑन। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं उसको। मैदान में उतरो, इंक्वायरी करो, रजिस्टर का इंक्वायरी, पूछताछ, इंक्वायरी करो, रजिस्टर का इंस्पेक्शन करो, ऑब्जर्वेशन करो, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम सैंपलिंग कर सकते हैं, इनकम एक्सपेंस को, इनकम एक्सपेंस को जब हम चेक करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, उसको बोलते हैं वाउचिंग। एक्यूरेसी चेक करना, एक्यूरेसी चेक करना, वाउच करना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, उसको बोलते हैं वाउचिंग। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर, क्योंकि उसके मदद से मैं एक्यूरेसी को चेक कर सकता हूं। तब इनकम एक्सपेंस को चेक करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की मदद से, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी चेक करना, वाउचिंग। ठीक है। एसेट लायबिलिटी को चेक करते हैं, वेरिफिकेशन। इतनी पूरी मेहनत करके, इतनी पूरी मेहनत करके, ठीक है, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाया, उसके बाद में हमने बोला टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो इंटरमीडिएट स्टेप है, ये सिर्फ हमको बताता है आगे मेहनत कम करने की, ज्यादा आगे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगली मेहनत जो होती है वो बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर, उसमें या तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ या तो टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ। इन सबसे क्या इकट्ठा करते हैं? सफिशिएंट एविडेंस, सबूत इकट्ठा करना है। सबूत खुद तो इकट्ठा करो, दूसरों के सबूतों पे भरोसा करो, ब्रांच ऑडिटर पे भरोसा करो, इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करो, एक्सपर्ट पे। एफिशिएंट इफेक्टिव बनना है, किसी ने कुछ मेहनत करके रखी तो उसका पूरा यूज करो ना यार, मेक यूज ऑफ इट। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद आखिरी में मैनेजमेंट से हम लोग लेते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अपने देखो बहुत सारी बातें ऑडिट में ओरली बोली जाती है, हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हर चीज के लिए रिपोर्ट नहीं होती, बहुत सारी बातें ओरली बोलते हैं वो लोग। ये स्क्रैप इतने का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये लिटिगेशन ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें ओरली बोलते हैं। कल पलट गया तो इसलिए लिख कर दे। जैसे ही आप बोलोगे लिख कर दे, सोच समझ के बोलेगा और पलटने के बारे में सोचेगा ही नहीं। इसलिए सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लिखवा कर ले लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सारी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। कल ठीक है, तो सोच समझ के बोलेगा और पलटेगा नहीं, पलटा भी ना तो कोर्ट ऑफ लॉ को बताएंगे, देखो इसने बोला था, इसकी गलती है, इसको जेल में डालो। इसलिए आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद देखो गलतियां मिल रही है क्या, गलतियां मिल रही है तो उसकी रेक्टिफिकेशन कराओ एज पर एसए 450। ऐसे नंबर अभी याद मत रखो, ठीक है। सब कर ली, गलती सबूत मिल गया, गलतियां ठीक करवा ली। आखिरी में देखो मैनेजमेंट कितनी गलतियां मान रहा है, कितनी गलतियां ठीक ठीक कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। आखिरी में ओपिनियन बनाओ, ओपिनियन बना के ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट दो मत अभी, ड्राफ्ट रिपोर्ट एक नॉन दो मत अभी, ठीक है। खुद की गलती खुद को नहीं समझती, इसलिए काम करो, नॉन टीम मेंबर को बुला के लाओ, नॉन टीम मेंबर को, बाहर के व्यक्ति को बुला के लाओ, बाहर के व्यक्ति को बुला के लाओ, उसको बोल एक बार मेरे सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स देख ले, सारी इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपकी देख लेता है, बोलता है सब सही लग रहा है। फिर आप रिपोर्ट को साइन करते हो,
एंगेज जब वो बाहर का व्यक्ति आता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR। व्हाट डू यू मीन बाय ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय EQCR? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। एंगेजमेंट की क्वालिटी को बरकरार, एंगेजमेंट की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए कि असाइनमेंट एकदम सही चल रहा है ना, इसकी बरकरार रखने के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोलते हैं उसको। साइन करो, साइन करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सॉर्टिंग करके फाइल बनाकर चकाचक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। और इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, अपने कंप्लीटेड असाइनमेंट्स को फर्म ने कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए कि काम बराबर किया था ना, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं थी। कोई दिक्कत थी तो लोगों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि देखो आप बराबर नहीं कर रहे हो कुछ चीजें, उसको इंप्रूव करना जरूरी है। इसलिए खुद होके असाइनमेंट का इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग चलते रहना चाहिए। बस समझिए साहब, पहली फेज जब तक असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। जब तक असाइनमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उसके बाद में ठीक है प्लानिंग करना, मैदान में उतरना, जानकारी इकट्ठा करना, देखना कहां पे गलती हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, प्लानिंग फेज, रिस्क असेसमेंट फेज। फिर अब हमको पता है कहां पे गड़बड़ हो सकती है, वही जाके काम मेहनत करेंगे, वहां जाके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना, सब्सटैंशिएट में भी एनालिटिकल, एनालिटिकल के बाद टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना, करेक्ट। ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करना और क्या इकट्ठा करना, एविडेंस, दूसरों से भी एविडेंस लेना। आखिरी में कौन सा एविडेंस लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सारे सबूत लेने के बाद फाइनेंशियल डेटा से मैच करना, देखना कितने मिसस्टेटमेंट्स है कितने नहीं है, कितने मैनेजमेंट रेक्टिफिकेशंस कर रहा है। सारे सबूत मिल गए, सबूतों के बाद में देख लिया कितनी गलतियां है, मैनेजमेंट से रेक्टिफिकेशन करवा लिया। आखिरी में ओपिनियन बनाओ, रिपोर्ट में लिख दो ओपिनियन, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। साइन मत करो, बाहर वाले व्यक्ति को बुलाओ और उसको बोलो कि एक बार चेक कर लेगा, उसको बोलते हैं EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ रहे आप? ठीक है। फिर साइन कर दिया आपने डॉक्यूमेंट्स, एक बार आपने साइन कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, मॉनिटरिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया। गाइस बी एनर्जेटिक रहिए। हमारे सब सारी चीजें वी आर थ्रू विथ पहली चीज हम लोगों ने खत्म की। अब ठीक है, ये जो पूरी मार्किंग करके रखी है दिख रहा है, हम लोग ऐसे 200 से शुरू कर रहे हैं। जितनी भी मार्किंग करके दिख रहा है, जितनी भी मार्किंग आपको दिख रही है ना, ये सारी के ये पूरा का पूरा पीडीएफ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा। एक काम करूंगा, बैच खत्म होने के बाद तो दूंगा ही, अभी सेशन खत्म होने के बाद में, ठीक है, इसका भी एक पार्ट दे दूंगा मैं आपको। चलिए फटाफट, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, मैंने वहां पे लिखा हुआ है रेफर HR नोट्स। HR मतलब हैंड रिटन, जो चीजें मुझे पता थी पहले से। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब अल्टीमेट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी असाइनमेंट पे जाना, किसी भी असाइनमेंट पे जाना, एग्जामिनेशन करना, चेकिंग करना, अश्योरेंस ऑब्टेन करना। अश्योरेंस मतलब कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस मतलब होता है कॉन्फिडेंस। पहले खुद कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना, पहले खुद कॉन्फिडेंट हो जाना, पहले खुद जाके कॉन्फिडेंट हो जाना कि क्या वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिटर का काम है किसी भी असाइनमेंट पे जाना और ऑब्टेन करना अश्योरेंस, ऑब्टेन करना कॉन्फिडेंस, पहले खुद जाकर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना मतलब खुद जाकर पहले हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना, मतलब पहले खुद जाकर एग्जामिनेशन करके चेक करके, ठीक है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से पता करना कि वेदर किसी भी ऑडिट असाइनमेंट में, किसी भी ऑडिट असाइनमेंट में जाना, ठीक है, किसी भी ऑडिट असाइनमेंट में जाना और ऑब्टेन रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पहले खुद कॉन्फिडेंट होना किस चीज को लेकर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी गलतियां है कि नहीं, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स? ठीक है, नाउ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो रीजन की वजह से हो सकते हैं, फ्रॉड या एरर। मिसस्टेटमेंट कैन ऑकर बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये पता लगाना बेसिक कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां थी कि नहीं, फिर वो फ्रॉड की वजह से थी क्या, किसने फ्रॉड किया। ठीक है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, फ्रॉड था कि एरर था सेकेंडरी। फिर सही क्या है, मिसस्टेटमेंट मतलब गलती, सही क्या है और गलत क्या है डिपेंड करता है कि आपके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फ्रेमवर्क कौन सा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब बेसिक प्रिंसिपल जिनको यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडिया में इसमें तीन चीजें आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल 3, गाइडेंस नोट्स, ये तीन चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो आपको सही क्या है गलत क्या है फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। अगर आपका एएस के ऊपर बेस्ड फ्रेमवर्क है तो लीफो गलत है, लेकिन अगर आप आईएफआरएस यूज कर रहे हैं तो लीफो सही है। इसीलिए यह भी पता कराना पड़ता है कि क्या वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, क्लाइंट फॉलो कर रहा है, क्या उसके हिसाब से सही है क्या चीज है, तभी हमको समझेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं। ठीक है, और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, पता चल गया whether financial statements are free from material misstatement, it can be because of fraud or error, and is it as per applicable financial reporting framework, फिर उसको रिपोर्ट करो। सिंपल सिंपल सी पांच बात है, आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। किसी भी असाइनमेंट में जाना, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना, कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना, पहले खुद कॉन्फिडेंट आना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मिसस्टेटमेंट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर, फ्रॉड या एरर की वजह से हो सकता है, और सही क्या है गलत क्या है हमको पता चलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इज इट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, ये पता चलने के बाद में रिपोर्ट कर देना। करेक्ट, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया एकदम सिंपल, बहुत ही आसान। फिर ये क्या डिफरेंस होता है, पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग, आप पूछेंगे पेज नंबर कौन सा था, तो 159 पेज नंबर हमारे क्वेश्चन बैंक में 159 नंबर का पेज था। ठीक है, देखिए बिल्कुल लोड मत लीजिए, बस सुनते जाइए, नोट्स में स्क्रिबल करते जाइए, देखते जाइए। ओके, हाँ ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, 5 पॉइंट थे, समझ में आ गए, आगे बढ़ना है। मैंने पूरी मार्किंग वगैरह सब करके रखा हुआ है। फिर ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट अश्योरेंस एंड रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, अगर हम लोग 100% चेकिंग कर लेते हैं, अगर हम लोग 100% चेकिंग कर लेते हैं, सभी ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, सभी एसेट्स लाइबिलिटी चेक करते हैं, सब पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की हर चीज को हम लोग चेक कर लेते हैं, हर चीज को चेक करते हैं, इन डेप्थ चेक करते हैं, सबके लिए पूरा हम लोग सबूत ले लेते हैं, तो फिर हम लोग, ठीक है, तो फिर हम लोग 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि चीजें सही है कि गलत है। उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगर हम लोग पूरे फाइनेंशियल आइटम्स, हम अगर पूरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब का शुरुआत में वाउचर्स बनते, पूरे वाउचर्स, पूरी प्राइमरी बुक्स, पूरी सेकेंडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी 100% चेकिंग कर लेते अगर हम लोग, इन डेप्थ चेकिंग, 100% चेकिंग, इन डेप्थ चेकिंग कर लेते। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग पूरे 100% एक्यूरेसी से बोल सकते हैं कि चीजें बराबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। उसको दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस, उसको बोला जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। लेकिन आपको बता दें कि ये करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये सब कुछ चेक करना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास में इतना बजट नहीं होता काम करने के लिए, लोग चाहिए इतना काम करें, इतना तो बजट नहीं होता, इतना टाइम नहीं है, इतना बजट नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं होती हमारे पास में। करेक्ट, फिर क्या है रीजनेबल अश्योरेंस।
जब ऐसे 200 के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त उन्होंने क्लियरली बोल दिया हमसे एक्सपेक्टेड है रीजनेबल अश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, ऑडिटर ने हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना चाहिए और फिर उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट को बनाना चाहिए। तो जब ऑडिटर, ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के, जब ऑडिटर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से चेकिंग कर लेता है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑब्टेन करता है और उस पे उसके हिसाब से रिपोर्ट में वो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस के हिसाब से रिपोर्ट बनाता है, उसको बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस ही पॉसिबल है। क्यों रीजनेबल अश्योरेंस पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑडिट प्रोसेस के अंदर अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोग, ठीक है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये बात समझिए आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर? बहुत आसान है साहब, ऐसे 200 पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही आसान था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ा हम लोगों ने। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी, ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस, 100% अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस वर्सेस रीजनेबल अश्योरेंस। ऐसे 200 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, चलो यही फॉलो करो, इसके हिसाब से ओपिनियन दो, इज एब्सोल्युटली फाइन। और यही पॉसिबल है क्योंकि ऑडिट के अंदर अपने खुद के प्रॉब्लम्स है, दे आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट चल रही है कॉन्सेप्ट नंबर 200.09 है, पेज नंबर 160 पे हम लोग, 160 जो पेज नंबर है वो प्रिंटेड पेज नंबर की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंटेड पेज नंबर। ठीक है, और पीडीएफ का पेज नंबर है 166, पीडीएफ का पेज नंबर है 166, प्रिंटेड है 160। तो जो पीडीएफ का पेज नंबर है 6 पेज आगे चलता है, ये आप ध्यान रखना अगली बार से। अब अच्छा, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किए? हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके हमारे डेटाबेस से जो मैक्सिमम रिपीटेशंस है, जो मैक्सिमम चीजें रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीटेड की लिस्ट बनाई। पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी की लिस्ट बनाई, उसमें से रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस डिलीट कर दिए, जो बच गए वो है ये 200 से ज्यादा क्वेश्चन हमने मार्क किए। ठीक है, नाउ इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम है ऑडिट में? बताते हैं ना, एक एक करके प्रॉब्लम बताते हैं। क्या प्रॉब्लम है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? देखो, मैंने क्वेश्चन में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको भी मार्क किया हुआ है मैंने यहाँ पे। जैसे ये जो आखिरी क्वेश्चन है, SMNO लिमिटेड requested the auditor CA to provide absolute assurance in respect of 10 branches। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि ऑडिटर को बोला गया है, ऑडिटर को बोल रहा है कि भाई तू एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे, करेक्ट, एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे, एडवाइस। सुनिए, ये पढ़ने के बाद हो सकता है कोई बच्चा एब्सोल्यूट वर्सेस रीजनेबल का आंसर दे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला है कि हमको एक सिचुएशन दी है और बोला गया है कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे, तो हम बोलेंगे नहीं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो एक बार आपने क्वेश्चन देखा होना चाहिए। अच्छा, अगर वो ऐसा बोलता है कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस दो, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल अश्योरेंस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस मतलब अंदरूनी प्रॉब्लम, इनहेरेंट लिमिटेशंस मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ भी करके इनको निकाला नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं कर सकते 100%। ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको 100% खत्म नहीं कर सकते, करेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ जैसे कुछ लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, कुछ भी कर लो, उनको कितने करोड़ों रुपए भी दे दो, आप उनके अंदर से कंजूसी को दूर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनहेरेंट, इनहेरेंट लिमिटेशंस उसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ ऑडिट के प्रॉब्लम्स क्या है? 3 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। पहला प्रॉब्लम है,
ठीक है, हम ऑडिट करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल हम ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऑडिट करते हैं। बोले सबसे पहला प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब नेचर ऑफ अकाउंटिंग जो है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है। बोले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम है। ओए बोले हे भगवान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लो, इतनी सारी चीजें जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। फिक्स एसेट में इतने जजमेंट, इन्वेस्टमेंट में इतने जजमेंट, डेटर में इतने जजमेंट, इन्वेंट्री में इतने जजमेंट, लाइबिलिटी में इतने जजमेंट, प्रोविजन में इतने जजमेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में इतने जजमेंट, पूरे पूरे जजमेंट से भरे पड़े। बोले ठीक है, पूरे के पूरे जजमेंट से भरे पड़े हैं, दे आर फुल। ठीक है, फुल ऑफ जजमेंट्स, बोले पूरे जजमेंट से भरे हुए हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ऊपर से, ऊपर से, ठीक है, जजमेंट में सब्जेक्टिविटी है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को लगेगा गुडविल है, किसी को लगेगा गुडविल नहीं है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को लगता है पेंटिंग की वैल्यू 5 करोड़ है, किसी को लगता है 1 करोड़ है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिविटी एक तो चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ऊपर से अनसर्टेनिटी है। जैसा हम सोच रहे वैसा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है हम लोग सोच रहे हैं कि नुकसान होगा 1 लाख, हो सकता है वो 10 लाख हो जाए, हो सकता है 10,000 हो जाए। अनसर्टेनिटी भी है। ऐसा भी नहीं कि जजमेंट बनाया उसके आसपास चीजें रहेंगी हमेशा, ऐसा नहीं है, अनसर्टेनिटी है। एक तो जजमेंट, एक तो जजमेंट है, और जजमेंट में, ठीक है, एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल आउटकम बहुत अलग भी हो सकता है बहुत अलग हो, किसी कुछ एरियाज में बहुत अलग है, लिटिगेशन है उसमें बहुत ही अलग, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। एक तो जजमेंट, जजमेंट के बाद में फाइनल आउटकम में अनसर्टेनिटी है, जजमेंट में सब्जेक्टिविटी है। हर जगह पे आंसर में ऊपर हेडर्स जो है ना, वो हेडर्स, हेडर्स काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो पूरे पैराग्राफ की बात बता देते हैं, और बहुत जगह तो पूरी समरी लिखी है हमने। तो बोले एक तो प्रॉब्लम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सोचना पड़ता है, जज बहुत सोच सोच के फ्यूचर के बारे में सोच के बनाना पड़ता है, इट इज फुल ऑफ जजमेंट्स। एक तो जजमेंट्स है, जजमेंट्स ऊपर उस, ठीक है, और लेकिन और उसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई लोग बोलते हैं कि इन्वेंट्री को एक बार राइट ऑफ करने के बाद वापस राइट बैक कर सकते हैं, कोई बोलते नहीं कर सकते, कोई बोलते राइट ऑफ करके राइट ऑफ हो गया ना, राइट बैक कर सकते कि नहीं कर सकते, कुछ हाँ बोलते कुछ ना बोलते। रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन है। एस्टिमेट में सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, एस्टिमेट, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से एस्टिमेट गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसमें रिस्क होती है, और मैनेजमेंट कभी कभी इसका फायदा उठाता है, जानबूझ के ऐसे एस्टिमेट्स बनाता है जिसमें प्रॉफिट्स बढ़ते हो, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बायस्ड होता है। मैनेजमेंट जानबूझ के इसका फायदा उठाता है, ठीक है, जानबूझ के फायदा उठाता है। अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहले पॉलिसी तय करनी पड़ती है, फिर एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। पॉलिसी, मैनेजमेंट बायस्ड हो सकता है, पॉलिसी बनाते वक्त, एस्टिमेट्स बनाते वक्त, डिस्क्लोजर देते वक्त सब चीजों को बड़ा बड़ा के दिखा सकता है। तो बोले पहला तो प्रॉब्लम नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बोले बात समझे, बहुत आसान। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉब्लम फुल ऑफ जजमेंट्स, और जजमेंट कितना भी जज करो देयर कैन बी अनसर्टेनिटी, एक्चुअल आउटकम अलग रहेगा। इट इज सब्जेक्टिविटी, रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एस्टिमेट्स में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट बायस्ड हो सकता है। तो बोले पहला प्रॉब्लम तो साहब, पहला प्रॉब्लम तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है। दूसरा प्रॉब्लम ऑडिट प्रोसीजर में है। क्या बताओ आपको, हम ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है, हम लोग ऑडिट करने आते हैं, पूरी जानकारी हमको कौन देता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, हो सकता है मैनेजमेंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लापरवाही में हमको मिस इंफॉर्मेशन दे, पूरी गलत इंफॉर्मेशन दे, और उस वजह से हमारा ऑडिट असाइनमेंट पूरा मिसलीड हो जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंपनी की एबीसीडी वो बताते। हो सकता है बहुत सोच समझ के, सोफिस्टिकेटेड, हाईली स्किलफुल, हो सकता है बहुत, हो सकता है बहुत ही बिजनेस का नॉलेज, एक्सपीरियंस,
नॉलेज एक्सपीरियंस यूज करके बारीकी से फ्रॉड किया हुआ है, सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, क्या कर लेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता हो मिस इन्फॉर्मेशन देता हो सकता हो उन्होंने सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड किया हो, और हमारे पास तो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, हम चीजों को इन्वेस्टिगेट करें वो पावर भी नहीं हमारे पास। उल्टा हम लोग किस पे चलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सैंपलिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग सैंपलिंग करते हैं और परसुएसिव एविडेंस, मतलब कच्चा पक्का एविडेंस, सजेस्टिव एविडेंस लेते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम ऑडिट में है। देखो एक फ्लो है, गए ऑडिट पे, मिस इन्फॉर्मेशन दी, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड किया, क्या कर लूंगा मैं, इन्वेस्टिगेशन करने का तो पावर भी नहीं है मेरे पास में, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उसको पकड़ना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है, मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा, फिर आप चीजों को आगे इंप्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टाइम का प्रॉब्लम है साहब। सभी लोगों को आजकल फटाफट चीजें चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट, सभी लोगों को फटाफट इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी के अभी इंफॉर्मेशन चाहिए लोगों को, इमीडिएट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर लेट हो गई, फाइनेंशियल साल खत्म हुआ 31 मार्च, अप्रैल में सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए, लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्द से जल्द चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, लेट अगर हो जाते तो इट डिलेज वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। लोगों की एक्सपेक्टेशंस है इमीडिएटली हो, फटाफट हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन है खर्चा भी कम लगे ऑडिट का, लोगों को इंफॉर्मेशन फटाफट चाहिए, कम से कम समय चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, और ठीक है खर्चा भी लगना नहीं चाहिए। इसीलिए हमको, और क्योंकि टाइम प्रॉब्लम्स है, बजट प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है ऑडिट के, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजें इनडेप्थ चेक नहीं कर पाते। लेकिन उसमें भी स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल आइटम है, कोई बहुत बड़ा आइटम है, ठीक है, और उसको चेक करने के लिए कोई एक ऑडिट प्रोसीजर है, सपोज बहुत मटेरियल है, नॉर्थ पोल पे हमारा बहुत बड़ा गोडाउन है, वहां पे जाना डिफिकल्ट है, टाइम बहुत लगता है, टाइम डिफिकल्टी है, टाइम फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर है। ठीक है, अगर बहुत ही मटेरियल आइटम है और मुश्किल है वहां पे, डिफिकल्ट, टाइम, कॉस्ट, आपने एक बार कोशिश करनी चाहिए ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करने की। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल रहा है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट के बारे में मत सोचो, करो। तो स्टैंडर्ड ऐसे 200 बोलता है मटेरियल आइटम्स के लिए, अगर मटेरियल आइटम्स है, डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट का प्रॉब्लम है, एक काम करो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके देखो, उससे भी अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो ये आपको करना ही पड़ेगा, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी टाइम कंज्यूमिंग हो, कितना भी कॉस्टली हो, करना ही पड़ेगा क्योंकि मटेरियल आइटम है। ठीक है, नाउ बहुत आसान, कौन सा ऐसे पढ़ रहे, 200 पहले क्या पढ़ा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट वर्सेस रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों रीजनेबल एश्योरेंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस है, क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है, पहले तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, फाइनेंशियल, फिर आपके ऑडिट प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, ठीक है, और तीसरा टाइम और कॉस्ट में प्रॉब्लम है, तीन तीन प्रॉब्लम है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स, आपको समझ में आ रहा है। फिर अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 200.15, ये कवर हो चुका, पूरी एज इट इज बात हम कवर कर चुके हैं, और सीक्वेंस भी जैसे मैंने दी है वैसे ही आपको फॉलो करनी है सीक्वेंस, और मैंने बोला कि ये मैं आपको फाइल दे दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करें, पहली ब्रेक आ रही है, पहली ब्रेक आपकी रहेगी। ठीक है, ओके, नाउ, और मैंने पूरे 200 क्वेश्चंस मार्क करके रखे हुए। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हमको पता है, प्रॉब्लम्स क्या हमको पता है, इसको ओवरकम कैसे करें हम लोग, ओवरकम करना है तो उसमें पहला सॉल्यूशन है एथिकल रहिए। 200.19 एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रहना पड़ेगा। ठीक है, हमारा सीए इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स
सीए प्रोफेशनल्स के लिए, सीए इंस्टीट्यूट ने सीए प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स एक बुक बनाई है। वो बुक के अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एथिकल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा वो दिया हुआ है, उसको बोलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब एथिकल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। चार्ट अकाउंटेंट्स को एथिकल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो अकाउंटिंग करते हो, ऑडिटिंग करते हो, कोई भी काम करते हो, क्या करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट भी दिया है, सबको एथिकल रहना मैंडेटरी है, उसका शॉर्टकट दिया हुआ है मैंने। ऑफिस ऑफ सीबीआई, ऑफिस ऑफ सीबीआई, ऑफिस ऑफ सीबीआई को एथिकल रहना चाहिए, ठीक है। हम सबको पता है कितना एथिकल होता है ऑफिस ऑफ सीबीआई, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बीइंग अनबायस्ड, अनबायस्ड, ना झुकेंगे ना बिकेंगे। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बीइंग अनबायस्ड, ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। कितना भी प्रेशर आ जाए, कोई कितना भी डराए धमकाए, हम लोग एक सही ओपिनियन देंगे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे। कोई कितना भी लालच दे, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। उसको बोलते हैं बीइंग ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश फनी लैंग्वेज है साहब। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल भी होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल भी होता है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब बीइंग अनबायस्ड भी होता है। इट मींस बीइंग अनबायस्ड आल्सो, ठीक है। तो यहां पे उसका मतलब है बीइंग अनबायस्ड, ठीक है। ऑफिस ऑफ सीबीआई, सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। सभी जानकारी खुद के पास रखो, नहीं तो क्लाइंट आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ देगा, आपको निकाल देगा बाहर। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई जानकारी बाहर मत दो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब तक कोई लॉ नहीं बोलता हो, या फिर जब तक क्लाइंट खुद परमिशन ना दे दे। ऑफिस ऑफ सीबीआई, सी दो बार है। कॉम्पिटेंस, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को अपडेटेड रखो, रिसेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन सब का नॉलेज रखो, अपडेट रखो खुद को, और अपडेट रह करके उसके हिसाब से पूरा काम करो, उसके हिसाब से पूरा काम करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। और केयरफुली काम करना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। बी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर। लॉ का रिस्पेक्ट करो, लॉ रूल्स रेगुलेशन को मानो, उसको फॉलो करो। अग्रीमेंट्स हमने जो साइन किए, हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो साइन किया है क्लाइंट के साथ में, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको मानो, लॉ को मानो, उसको रिस्पेक्ट करो, और खुद की रेपुटेशन के हिसाब से काम करो। बहुत लेट रिपोर्ट दे रहे हैं, बहुत ही गंदी रिपोर्ट दे रहे हैं, बहुत गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, डरा रहे धमका रहे, रेपुटेशन खराब कर रहे सीए इंस्टीट्यूट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो बहुत आसान, बहुत ही आसान। अगर आपको प्रॉब्लम्स को दूर करना है, एथिकल रहिए। एथिकल कैसे रहेंगे, एथिकल रहने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑफिस ऑफ सीबीआई, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, बिहेवियर प्रोफेशनल बिहेवियर, आई फॉर इंटीग्रिटी। और अगर आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आप ऑडिट कर रहे हो, जितने भी काम कर रहे हो उसमें एथिकल रहना है। अगर ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट में एथिकल के साथ साथ में आपको इंडिपेंडेंट भी रहना है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। व्हाट डू मीन बाय बीइंग इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली, लीगली इंडिपेंडेंट मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट? ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब, बीइंग इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, लीगली, ठीक है, पर्सनली डिपेंडेंट नहीं रहना, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। लीगली, 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 फाइनेंशियली, पर्सनली डिपेंडेंट नहीं रहना, उसको बोलते हैं बीइंग इंडिपेंडेंट। आपने आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए। मत करो ऐसा क्लाइंट, उसको बोलते बीइंग इंडिपेंडेंट। तो ऑडिटर ने एथिकल तो रहना ही चाहिए, साथ में इंडिपेंडेंट भी रहना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, इंडिपेंडेंस भी रहना चाहिए, करेक्ट। और इंडिपेंडेंस होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए पब्लिक में, आपने क्लाइंट से दूरी बना के रखना चाहिए। तो ऑडिटर, अच्छा, और इंडिपेंडेंट रहोगे ना, इंडिपेंडेंस विल हेल्प यू टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। अनबायस्ड रहने में आपको हेल्प करेगा, ऑनेस्ट रहने में आपको हेल्प करेगा,
ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हेल्प करेगा। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब किसी पे अंधविश्वास नहीं रखना, अलर्ट रहना, किसी पे ब्लाइंड रिलायंस नहीं करना जब तक उसकी अच्छे से छानबीन ना कर ले। हाँ, छानबीन करने के बाद सब सही मिला तो पूरा भरोसा करना। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब, ठीक है, नो बीइंग अलर्ट, नो ब्लाइंड रिलायंस, क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड देन बिलीव। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप ऑनेस्ट रह पाओगे, उसकी मदद से आप ऑनेस्ट रह पाओगे, उसकी मदद से आप ऑब्जेक्टिव रह पाओगे, उसकी मदद से आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को दिखा पाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया? झुकना नहीं, बिकना नहीं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव रहना है तो इंडिपेंडेंस हेल्प करेगा। अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो तभी आप ऑब्जेक्टिव रह पाओगे। ठीक है, ओके। अगर आपको प्री रिक्विजिट, अगर आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऐसा एथिकल रिक्वायरमेंट ये वर्ड यूज होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट, तो ऊपर का आप ये पूरा लिखे। अगर प्री रिक्विजिट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्री रिक्विजिट्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसा पूछते हैं तो यही बातें लिखनी है, लेकिन आपको उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। इसलिए देखो, अब इंस्टीट्यूट ने एथिकल रिक्वायरमेंट वर्ड यूज करोगे तो एक एक वर्ड में निपटा दो। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हमारे प्रोफेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछेंगे, प्री रिक्विजिट बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बातें पूछेंगे, तो फिर आपको इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां पे इन्होंने एक चीज को छोड़ दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था, हम पकड़ लेंगे, इंटीग्रिटी को लिखना है वहां पे। और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का नॉलेज रखना, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में ही आ जाता है। सब लिख के दिया मैंने, बिल्कुल चिंता मत करो, एवरीथिंग सब लिख कर दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस छोड़े बहुत सोच समझ के छोड़े, जो क्वेश्चंस नवंबर 19 के एग्जाम्स में आए वो हमने जनरली छोड़े, अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट बहुत होगा तो। नवंबर 19, नवंबर 18 में उसको छोड़ दिया है, क्योंकि जो एकदम रिसेंट एग्जाम में आए पहले अभी के, उसके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। 200 हमारा खत्म हुआ। ठीक है, गाइस बी एनर्जेटिक, बी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक रहिए, एनर्जेटिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 210। 210 दैट इज एंगेजमेंट लेटर के ऊपर। ठीक है, एंगेजमेंट लेटर, बहुत सिंपल सी बात दी है। क्लाइंट आता है हमारे पास, क्लाइंट हमारे पास में आता है और बोलता है कि मुझे ऑडिट करवाना है, ऑफर करता है ऑडिट करवाना है। हम उसकी बात को समझते हैं, हम बोलते हैं हमारी ये शर्तें हैं, मानने को तैयार हो क्या? वो अगर वो मानने को तैयार है, ठीक है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते, लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाते। अब मैंडेटरी ऑडिट्स जो है, कंपनी ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, इसमें तो लॉ के अंदर ही सारी बातें समझाई होती है कि क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्या हमारी जिम्मेदारी, बहुत सारी बातें दी होती है। तो वहां पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कंपेरेटिव कम है। लेकिन जो वॉलेंट्री ऑडिट्स है जिसमें क्लैरिटी नहीं होती, जैसे इंडिविजुअल का ऑडिट है, एचयूएफ का ऑडिट है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट है, इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, आपस में कंफ्यूजन हो सकते हैं। उनका फोन आया, ऑडिट कर दो, हमने बोला कर लेंगे, उनको ऐसा लगा ऑडिट में इंटरनल ऑडिट भी हो जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो जाएगा, जीएसटी ऑडिट भी हो जाएगा, टैक्स रिटर्न्स भी हो जाएंगे, कंसल्टेंसी भी हो जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है, और हमको लग रहा है सिर्फ कंपनी ऑडिट। तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है वॉलंटरी ऑडिट्स में। तो बहुत आसान, किसी भी ऑडिट में क्लाइंट आता है, ऑफर करता है, डिस्कशंस होते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन होता है, और ये साइन करना मैंडेटरी है, होता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मैंडेटरी ऑडिट्स में इसका इंपॉर्टेंस कम है, वॉलंटरी ऑडिट्स में जहां पे लॉ नहीं है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे 210 बताता है, ऐसे 210 बोलता है यही बात को कि इसको मैंडेटरी है, और क्या बातें लिखनी चाहिए। नाउ क्या बातें लिखनी चाहिए, ये मुद्दे की बात है। तो एकदम सिंपल सा, क्या बातें हम लोगों ने लिखनी चाहिए इसके अंदर, कौन सी चीजों को लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। देखो ये सीक्वेंस का गेम है पूरा का पूरा, सीक्वेंस का गेम है। हम लोग पेज नंबर 169 पे है,
पेज नंबर 169 पे है हम लोग। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑडिट? ऑब्जेक्टिव है टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। आपने गलत एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, इसलिए पहले ही कर दिया क्लियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है उसको, हम आपके ब्रांचेस कवर करने वाले नहीं करने वाले हैं, हम आपकी सब्सिडीज कवर करने वाले नहीं करने वाले, वो क्लियरली लिख देना है हमको। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्कोप, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला, फिर पहले अकाउंटिंग होती है, आपकी जिम्मेदारी। व्हाट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी, उसके लिए पूरा सिस्टम लगता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है। वाउचर से प्राइमरी बुक्स कैसे जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी बुक्स कैसे आएंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेंगे, बहुत सारे ट्रायल बैलेंस कंसोलिडेट कैसे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए सिस्टम लगता है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, वो सब इंफॉर्मेशन हमको देना रेगुलर बेसिस पे आपकी जिम्मेदारी। हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे वो भी देना, लोगों से पूछताछ करेंगे उसके जवाब देना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला है ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, और आप कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आप कौन सा, ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करोगे, वो फ्रेमवर्क की भी डिटेल्स, आप एएस फॉलो करोगे, आप इंडियस फॉलो करोगे, आप आईएफआरएस फॉलो करोगे, आप यूएस गैप फॉलो करोगे, उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, देन ऑडिटर, व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के, हमारी जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से सिस्टमैटिकली काम करना। ठीक है, पहले प्लानिंग करना, फिर रिस्क असेसमेंट करना, फिर एग्जीक्यूशन करना, एविडेंस ऑब्टेन करना, गलतियां निकालना, रिपोर्ट देना, ये हमारा काम है, वो भी समझाएंगे हमारी जिम्मेदारी। और हम हमारी रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट बनेंगे, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। एक्सपेक्टेड हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, एनेक्चर में ऑडिट रिपोर्ट का एक डमी फॉर्मेट दे सकते हैं और बोल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलेगा ये। तो 5 बातें लिखनी पड़ती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फिर वो कौन सा एफआरएफ फॉलो करेंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी, और हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा। ये समझा आपको? क्या एंगेजमेंट लेटर को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं? 9 बजे हमारा ब्रेक होगा, फटाफट 210 को खत्म करते हैं और ब्रेक लेते हैं, पहला ब्रेक लेते हैं। ठीक है, और आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, थोड़ी सी नींद लेनी है, कुछ खाना पीना है, फ्रेश होना है, आराम सो जाना है, मेडिटेशन करना है, बेस्ट है वो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर वापस आएंगे। रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर, क्या एंगेजमेंट लेटर को, क्या एंगेजमेंट लेटर को हम लोग रिवाइज, कैन वी रिवाइज एंगेजमेंट लेटर? ठीक है, एक बार बनने के बाद में। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, रिकरिंग ऑडिट्स होते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 210.05 है, 210.05 पे हम लोग 169 पेज नंबर है। क्या एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज, रिकरिंग ऑडिट्स, जब हम लोग एक असाइनमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसको रिकरिंग, एक ही असाइनमेंट जब सालों साल करते हैं उसको रिकरिंग असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोला है स्टैंडर्ड? बहुत सिंपल सी बात बोलता है, अगर आप रिकरिंग ऑडिट्स कर रहे हो, ठीक है, तो रिकरिंग ऑडिट्स में आपने जाके सोचना चाहिए, देखना चाहिए क्या रिवाइज एंगेजमेंट लेटर की जरूरत है, क्या नहीं है, तो पुराना लेटर ही चलेगा, आपको नया लेटर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लेटर लिख दो कि अवर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर एज पर दी ओल्ड लेटर डेटेड सो एंड सो, बस उसके हिसाब से। लेकिन अगर थोड़ी सर्कमस्टांसेस बदल गई है तो हमको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो हर असाइनमेंट में इनिशियली जाकर हमको सोचना चाहिए क्या चेंज की जरूरत है, क्या नहीं तो पुराना फॉलो कर लो, नहीं तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब कब रिवाइज करना पड़ता है उसके रीजंस दिए, याद रखने के लिए मैंने क्या किया, उसको तीन तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। आई हैव डिवाइडेड इट इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, पहला चीज क्या है, एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, अगर लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस,
ठीक है, लॉ के अंदर चेंज हो गया, लॉ के अंदर रूल्स आते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेगुलेशन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, अगर इनमें चेंज हो गया है, नया कंपनीज एक्ट आ गया, नया जीएसटी एक्ट आ गया, आप नया एंगेजमेंट लेटर, रिवाइज एंगेजमेंट लेटर आप रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल गया, एएस बदल गए, इंड एस बदल गए, यूएस गैप बदल गया, जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो बदल गया। ठीक है, आप एक काम करिए, ठीक है, आप एक काम करिए साहब, रिवाइज करवा लीजिए। फिर मैनेजमेंट की तरफ से चेंज है, ठीक है, बिजनेस ही बदल गया, सबसे बड़ा बिजनेस होता है, बिजनेस ही बदल गया। अरे ये लोग ट्रेडिंग में थे, मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए, अरे ये मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए लोग, भाई ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए, नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो गया। ठीक है, ये लोग रिटेल में थे, मोबाइल में चले गए, अरे बिजनेस ही बदल गया इनका, तो रिवाइज एंगेजमेंट लेटर कर लो बेटा, बिजनेस ही बदल गया। ओनर्स, बिजनेस सेम है, ओनर्स चेंज हो गए, बिजनेस को मैनेज करने वाले ओनर्स चेंज हो गए, अरे हमारी अंडरस्टैंडिंग पुराने ओनर्स के साथ थी, चेंज कर लो बेटा। ओनर्स के नीचे सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, रिवाइज कर लो बेटा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ऑडिट में ले लेंगे हम लोग। फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मैनेजमेंट के साथ साथ में, मैनेजमेंट के साथ साथ मिस मैनेजमेंट बोल रहा है, अरे आपने टैक्स रिपोर्ट, आपने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं दी, आपने टैक्स रिपोर्ट नहीं दी, टैक्स कंसल्टेंसी नहीं दी, इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट नहीं दी, आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं दी। अरे कुछ कंफ्यूजन हो गया इसको, भलती भलती बातें पूछ रहा है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स मांग रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। वापस तेरे को एंगेजमेंट लेटर लिखकर भेजता हूँ, रिवाइज करके साइन करके दे कि तेरे को समझ में आ गया। ठीक है, बहुत आसान। पहले मैंने बोला एक्सटर्नल चेंजेस, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट की तरफ से चेंजेस है, या तो बिजनेस बदल दिया, बिजनेस के बाद उसके नीचे ओनर्स बदल दिए, ओनर्स के नीचे सीनियर मैनेजमेंट को बदल बदल दिया, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लग रही है। करेक्ट। फिर इसके बाद ऑडिट के अंदर कुछ चेंजेस है, ऑडिटर ने ऑडिट करने का तरीका बदल दिया है, ऑडिट करने का तरीका बदल दिया है, मैनुअल ऑडिट से पूरा ऑटोमेटेड ऑडिट पे शिफ्ट हो गए, मैनुअल ऑडिट से पूरे ऑटोमेटेड ऑडिट पे शिफ्ट हो गए चुके ये लोग। क्या बात कर रहे हैं साहब, ऑटोमेटेड ऑडिट पे शिफ्ट हो गए, अरे रे 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 रे, बहुत ही, ये तो बहुत बड़ा चेंज है, ऑटोमेटेड ऑडिट पे शिफ्ट होना, बहुत 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 बड़ा चेंज है। करेक्ट, पूरा ऑडिट का अप्रोच ही बदल गया इनका। तो पहले ये एनुअल ऑडिट करते थे, अब क्वार्टरली ऑडिट करेंगे, रिवाइज कर दो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को। या फिर ऑडिट रिपोर्ट में चेंज आ गया, रिपोर्टिंग में चेंजेस, ऑडिट रिपोर्ट में चेंज आ गया, रिपोर्टिंग बदल गई है, चेंज कर दो, रिवाइज करो एंगेजमेंट लेटर। वी आर थ्रू विथ एसे 210, 210 हमारा खत्म हो गया और 9 भी बज गए हैं। अभी हम लोगों ने इस सेशन में कोर ऑडिट प्रोसेस देखा, 200 सीरीज के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देखे, और हम लोगों ने 210 भी देखा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं अभी ब्रेक में, अभी हमारा आधे घंटे का ब्रेक है, हाफ एन आवर, आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारा पूरा का पूरा ब्रेक रहेगा। ठीक है, ये वीडियो बंद हो जाएगा, ये वीडियो बंद हो जाएगा, दूसरा वीडियो बनेगा, उसकी दूसरी लिंक आएगी, तो दूसरी लिंक आपको देना है। कोई भी अगर मुझे आपको मुझे बात बतानी है तो ये आप वो जो लिंक दी है, वो जो लिंक दी है, वो लिंक के ऊपर आप बात बताकर भेजिए। और ये जो पीडीएफ है, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश मिला, मैं ये पीडीएफ जो है देता हूं आपको कि भाई आप उसमें से ही देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग सेशन को रोकते हैं।